क्या होगा जब तुम्हारी जिंदगी में एक बेहद खूबसूरत सी वाइफ हो, एक नन्ही सी क्यूट बेटी हो और तुम दोनों से टूटकर दिल से बेइंतहा प्यार करते हो। जब तुम्हारी पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हो, तुम्हारी अपनी एक दुनिया होती है जहां तुम रोज ऐसे ऐसे कारनामे करते हो कि उन्हें देखकर भगवान तक के हाथ पांव फूल जाएं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले यार, दिल से कह रही हूँ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वंडरफुल एनिमे की इस इमोशनल जर्नी को। उसने अपने दोस्त के घर पर एक शानदार सा डॉग देखा था और उसी दिन से वो एक डॉग की जिद पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों में वो चाहत थी, वो मासूम ख्वाहिश थी जो किसी भी पिता का दिल पिघला दे। लेकिन लियांग इस मांग को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि फिलहाल बजट बहुत टाइट चल रहा है, हालात साथ नहीं दे रहे। फिर भी जब वो अपनी बेटी का वो प्यारा सा चेहरा देखता है, उसकी मासूम सी मुस्कान देखता है, तो उसके दिल में एक ख्याल आता है। वो खुद से कहता है कि अगर एक डॉग मेरी बेटी के चेहरे पर खुशी ला सकता है, उसकी आंखों में चमक भर सकता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिप रहना भी तो चल ही सकता है। उसने फाइल समय पर तैयार करके बॉस को भेज दी थी। पूरी मेहनत, पूरा दिमाग उसमें झोंक दिया था। लेकिन बॉस तो किसी पार्टी में टिकट लेट क्लीना के साथ मस्ती उड़ा रहा था, शोर शराबे में डूबा हुआ था। बॉस लियांग की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। लियांग की जिंदगी में हर जगह बस गलतियां ही गलतियां होती रहती हैं। कभी उसके जूनियर उसके काम का क्रेडिट ले जाते हैं, तो कभी सीनियर अपनी गलती का बोझ बॉस के सामने लियांग के सिर पर डाल देते हैं। उसकी जिंदगी बिल्कुल जंड है, एकदम हमारी जैसी, थकी हुई, पिटी हुई, लेकिन फिर भी चलती हुई। अपनी इस जंडू जिंदगी के बावजूद जब वो थक हार कर घर लौटता है और बस अपनी फैमिली की एक झलक देख लेता है, तो सारी परेशानियां, सारा दर्द, सब कुछ पल भर में भूल जाता है। एक दिन ट्रेन में उसका दोस्त लिट्टा उसे मैसेज करता है। वो पूछता है कि नया किंडर ड्रॉप हुआ है क्या, और अगर मिले तो मेरे लिए भी लेकर आ जाना। ये पढ़कर लियांग घश पड़ता है, लेकिन लिट्टा उसका बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए बिना ज्यादा सोचे वो हाँ कर देता है। लियांग किंडा लेने के लिए गूगल मैप्स की मदद से दुकान ढूंढने लगता है, इधर उधर भटकता है, लेकिन फिर भी उसे वो दुकान नहीं मिलती। तभी अचानक उसकी नज़र मिका पर पड़ती है। मिका किसी रैंडम आदमी के साथ डेट पर होती है। ये देखकर लियांग अंदर से हिल जाता है, जैसे किसी ने दिल के बीचों बीच वार कर दिया हो। उसे याद आता है कि मिका ने उससे कहा था कि वो काना मिको को आज स्वॉट प्रैक्टिस के लिए लेकर जाएगी। लेकिन ये क्या है भाई? घर आकर वो मिका से बड़ी कैजुअली पूछता है कि आज तुमने क्या किया। मिका बड़ी सफाई से झूठ बोलती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो कहती है कि आज वो काना मेको के साथ थी, और यहीं पर लियांग के दिल में एक अजीब सा दर्द, एक अनकहा शक और टूटी हुई उम्मीदें चुपचाप जगह बना लेती हैं। विटा ठीक से काम नहीं करता, इसलिए वो उसे पूरी तरह से शट डाउन कर देता है और ब्रेक लेने के लिए थोड़ा बाहर टहलने लगता है। वो वापस उस जगह पर जाता है जहां पर मिका पहले बैठी हुई थी, लेकिन अब वो वहां पर नहीं होती। लियान को यह देखकर खुशी होती थी कि मीका वहां नहीं है। तभी अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। पापा। लियान पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं जब वह देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी किसी और के साथ जा रही थीं। वो अपने आप को समझाता है, शायद ये कोई दोस्त है, जब मैं नहीं होता हूँगा तो ये पापा बनने का कॉल करता होगा। लेकिन वही बात होती है ना कि हम चाहिए सच से जितना भी दूर भाग ले, वो कभी ना कभी हमारे सामने आ जाता है। तभी उसका बोस आकर उसके आप करना गड्ढे ऊपर चिल्ता है कि तुम आकर काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो लियांग कहता है कि कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा, हर बात लेके तो बोस की तुम ब्रेक ही मत लो, तो इसे शट डाउन करना ही नहीं पड़ेगा। तभी लियांग को मिका का कॉल आता है कि कानामे का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। लियांग वहां पे आता है। वो मिका से पूछता है कि आखिर कानामे है कहाँ पर।
मिका कहती है काना में ऑपरेशन थिएटर में। तभी अंदर से डॉक्टर बाहर आता है। वो इन दोनों से कहता है क्या आप इन दोनों के पेरेंट्स से आप दोनों में से किसी एक को जल्दी से ब्लड डोनेट करना होगा। डॉक्टर उन दोनों से उनका ब्लड ग्रुप पूछता है। लियांग कहता है कि मेरा भी नेगेटिव है। मिका कहती है मेरा ओ नेगेटिव है। डॉक्टर कहता है कि हमें ओ नेगेटिव ही चाहिए, जल्दी से अंदर चलो। लियांग शौक होता है कि आखिर उसकी बेटी का ब्लड ग्रुप और नेगेटिव कैसे हो सकता है। वो जल्दी से गूगल करता है, जहां पर वो देखता है कि ऐसा तो बायोलॉजिकल ही पॉसिबल ही नहीं है। लियांग को पूरा भरोसा हो जाता है कि काना में उसकी बेटी है ही नहीं। घर आने के बाद वो मिका से सीधे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि काना में मेरी बेटी है या नहीं। मिका उल्टा लियांग के ऊपर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मैं ही पागल हूँ जो तुमसे शादी की। तुम तो इस फैमिली के लिए कभी प्रेजेंट ही नहीं रहे। लियांग कहता है कि तुम आखिर क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम लोगों के लिए दिन रात ऑफिस में मेहनत करता हूँ। तो मिका कहती है कि तुम्हारा ऑफिस बिल्कुल बेकार है ना, तुम्हारी सैलरी बढ़ती है ना, तुम्हारा प्रमोशन होता है और बोनस के नाम पर तुम्हें टंदा मिलता है। काना में और मैं अब इस पूरी बकवास जिंदगी से परेशान हो चुके हैं। अब बोलती है कि मैं 10 साल से कानामे को अकेली पाल रही हूँ। तुमने तो हमसे ठीक से बात नहीं की। लियांग ये सारे बातें सुनकर अंदर से थोड़ा जा रहा था, लेकिन मिका को इसकी कोई परवाह नहीं थी। मिका गुस्से में उठकर कहीं पर जाने लगती है। लियांग कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। मिका कोई भी जवाब नहीं देती। वो कानामे के दरवाजे पर नोकरती है और कानामे से कहती है बेबी अपना सारा सामान पैक करो, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। लियांग मिका को ऐसा करने से रोकता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मिका अपना हाथ छुड़वा लेती है और दूर हट जाती है। यहाँ तक कि लियांग उन दोनों के सामने झुक जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम उसे दूर नहीं जाना चाहती हो ना। तभी काना में कहती है कि मुझे आपसे ज़्यादा नई वॉलीडेट ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर लियांग अंदर से फट जाता है। अब वो अगले दिन वापस से अपने ऑफिस जाता है और किसी मरी हुई लाश की तरह काम कर रहा होता है। तभी बॉस उसे अपने पास बुला करता है और नया बम्प फोड़ता है। वो उसे कहता है कि किसी रैंडम अकाउंट में तुम्हारे कंप्यूटर से 50 मिलियन एन ट्रांसफ़र किए गए हैं। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। यांग कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुनता और उसे कंपनी से बाहर निकाल देता है। अब लियांग के ऊपर 50 मिलियन एन का कर्ज होता है। पुलिस उसे पकड़कर नहीं ले जाए, इसलिए वो एक मजदूर बनकर सारा कर्ज चुकाने की कोशिश करता है। लेकिन वो पूरी जिंदगी काम करे फिर भी इस कर्ज को नहीं चुका सकता। लेकिन वो हार नहीं मानता और खुद से कहता है कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो हो सकता है उसकी जिंदगी वापस से खुशहाल बन जाए। लेकिन असली मुसीबत तो अब आने वाली थी। जब वो ब्रेक में खाना खा रहा होता है तभी उससे खांसी होती है और खांसी के दौरान उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और चेक कराने के बाद उसे पता चलता है कि उसे ब्लड कैंसर है। अब लियांग अपने बिस्तर पर ठकारा पड़ा हुआ होता है क्योंकि उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते और ना ही जीने की कोई वजह होती है। वह मरने की कगार पर होता है। तब भी अचानक से उसके सामने एक रोशनी प्रकट होती है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि उसका बॉस ही था जिसने 50 मिलियन येन का घोटाला करके लियांग को फंसाया था। यहाँ तक कि उसके बीवी मिका जिसने उसे जिसके लिए छोड़ा था वह और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस होता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। तभी एक गोड आता है जो उससे कहता है कि तुम्हारे साथ तो काफी बुरा हुआ, क्या तुम इन लोगों को ऐसे छोड़ दो। कि यहाँ लियांग फुल रिवेंज मूड में होता है। वो कहता है कि मैं इन सबको खत्म कर दूंगा अगर बस एक बार मुझे मौका मिल जाए। गोड उसके इन निगेटिव इमोशंस को देखकर काफी खुश होता है। वह उससे कहता है कि यह तो काफी अच्छी बात है। यह सुनकर गोड काफी खुश होता है। वो लियांग से कहता है कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ, फिर मैं दूसरों के लिए नहीं अपेक्ट की बात खुलता है। तो लियांग गोड के जीने निकारनेट हो जाता है। लियांग अब रिकारनेट होकर प्लेनेट हाइड्रा के राजा का बेटा बन जाता है। अब सीन 5 साल आगे शिफ्ट होता है जहाँ पर लियांग का बर्थडे चल रहा होता है। सब लोग उसे बर्थडे विश करते हैं। उसके मॉम उसे अपने पास बुलाती हैं। ये दोनों स्पेल कास्ट करके कहीं पर जाने लगते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा केक भी होता है। वो लियांग से कहती है कि इसमें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। और जब लियांग उस गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर एक रिमोट होता है
मॉम उससे कहती है कि ये तुम्हारी एआई रोबोट का कस्टमाइजेशन रिमोट है, इससे तुम उस मेड के सारे पार्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हो। लियांग मॉम से कहता है कि मुझे मेड की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी मैं एक बच्चा हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मॉम सीरियस होती है। वह लियांग से कहती है कि आगे जाकर तुम एक राजा बनोगे, इसके लिए तुम्हें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तभी लियांग का फादर वहाँ पर आता है, जो लियांग से कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट देना चाहता हूँ। लियांग एक्साइटमेंट में पूछता है कि आखिर वो क्या चीज़ है। उसके फादर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें इस प्लेनेट का राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें हर महीने हमें पेंशन के पैसे देने पड़ेंगे। लियांग काफ़ी खुश होता है और बिना पढ़े एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। उसके बाद फिर उसके माता पिता एक बहुत लंबी यात्रा पर चले जाते हैं। यहाँ लियांग को खुद पर यकीन नहीं होता कि उसे इतनी आसानी से पैसा, ताकत, इज्जत सब कुछ मिल गया है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूमने लगता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकता है और उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। इस नई जिंदगी के लिए वो दिल से उस भगवान का शुक्रिया भी अदा करता है। दूसरी तरफ वही भगवान, जो लियांग के शरीर को देख रहा होता है, मन ही मन कहता है कि ऐसे दुखी लोग तो हर गली मोहल्ले में मिल जाते हैं। ये बेचारा आदमी सोचता है कि मैं इसकी मदद करने आया हूँ। अब वो कहता है कि चलो इन दोनों को भी देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सब मिका और लियांग के बॉस के साथ हो रहा है। बॉस कहता है कि मुझे लियांग के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैंने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मिका ठंडे लहजे में कहती है कि तुम उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, उसने मेरे इतने साल बर्बाद कर दिए। क्या मुझे उस बेवकूफ़ की वजह से दुखी होना चाहिए? छोड़ो उसे। तभी भगवान अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है कि हमें उस बड़े फ्रॉड का पता चल गया है और वो तुम हो। सारा इल्ज़ाम लियांग पर डाला गया था। अब पुलिस बॉस को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ मिका बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अब उसके पास न तो लियांग है और न ही उसका बॉस। ये सब देखकर भगवान बहुत खुश होता है। वो कहता है कि यहाँ कितनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, मज़ा आ गया। मैंने इन दोनों को उनकी जगह दिखा दी। अब असली मज़ा लियांग के साथ आएगा। मैंने उसे ऐसी दुनिया में भेज दिया है जहाँ लोग बहुत लंबी उम्र जीते हैं। वो दुखी है, उसकी नई जिंदगी में उसे इतने दुख मिलेंगे कि ढेर सारी नेगेटिव भावनाएं पैदा होंगी, और मुझे यही पसंद है। उधर दूसरी दुनिया में समुद्री डाकू एक जगह पर हमला कर रहे होते हैं। उनका लीडर सोच रहा होता है कि अब जीत उन्हीं की है। तभी अचानक एक एक करके धमाके होने लगते हैं और उनके बीच से एक तेज रोशनी निकलती है। ये लियाफ किंगडम की प्रिंसेस नाइट होती है। जैसे ही वो बैटलफील्ड में कदम रखती है, वो एक एक करके सारे डाकुओं को मारना शुरू कर देती है। वो इतनी तेज और ताकतवर होती है कि डाकू उसका सामना नहीं कर पाते और वहां से भागने लगते हैं। प्रिंसेस अपनी आर्मी से कहती है कि चलो जल्दी मेरे पीछे आओ, हमें वहां से निकलना होगा। दूसरी तरफ लियांग की एआई मेड भी पहुंच चुकी होती है, लेकिन लगता है कि लियांग को उसकी पैकेजिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। लियांग को समझ ही नहीं आता कि इसे खोला कैसे जाए। तभी बटलर उसे बताता है कि बस पैकेजिंग को टच करना है, अपने आप खुल जाएगी। जैसे ही लियांग उसे छूता है, पैकिंग धूल बनकर उड़ जाती है और उसके अंदर से एआई रोबोट बाहर आ जाता है। लियांग उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। रोबोट अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम अमेगी है। बटलर लियांग से कहता है कि ये पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करेगी। इसे बस हफ्ते में एक बार मेंटेनेंस चाहिए, बाकी यह वक्त तुम्हारे लिए एक्टिव रहेगी। लेकिन लियांग का ध्यान उस बूढ़े आदमी की बातों में नहीं होता। उसका ध्यान कुछ और ही जगह अटका होता है। बटलर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? लियांग कहता है कि मैं बस चेक कर रहा था कि जो मैंने ऑर्डर किया था वो कचरे से तो नहीं आया। कितना सॉफ्ट है, डबल डोज वाला। बटलर उसे टोकता है कि ऐसे काम खुले में नहीं करने चाहिए। तो लियांग कहता है कि मैं इसे कमरे में ले जाकर अच्छे से चेक करता हूँ, और ये कहते हुए वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद लियांग कमरे से बाहर आता है। अब अमेगी उसके कंधों की मालिश कर रही होती है और लियांग बहुत मज़े में होता है। बटलर पूछता है कि कमरे में तुम क्या कर रहे थे? लियांग हंसते हुए कहता है कि टेंशन मत लो,
दिखने में मैं छोटा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग एक बड़े आदमी जैसा है। बटलर कहता है कि इतने बड़े दिमाग के बावजूद तुम अभी भी बच्चे ही हो। हमेगी लियांग को समझाती है कि इस दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा उम्र तक जीते हैं और उन्हें बड़ा कहलाने के लिए लंबा वक्त पूरा करना पड़ता है। लियांग खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास जीने के लिए बहुत समय होगा और वो अमेगी के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकेगा। तभी बटलर कहता है कि तुम्हें एआई रोबोट के साथ इतना जुड़ना नहीं चाहिए। लियांग पूछता है कि ऐसा क्यों? बटलर बताता है कि कुछ साल पहले एआई ने लगभग इंसानियत को ख़त्म कर दिया था। इसलिए लोग एआई को खतरनाक मानते हैं और उससे नफरत करते हैं। लियांग कहता है कि अगर एआई इतना खतरनाक है तो उसकी माँ ने उसे ये गिफ्ट क्यों दिया? बटलर कहता है कि ये सब उसे बताने से मना किया गया था, लेकिन अब जब नया राजा लियांग है और वो ज़बरदस्ती पूछ रहा है तो वो सच बता देता है। वो बताता है कि तुम्हारे दादा ने इस किंगडम को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया और इसे बेहद समृद्ध बनाया, लेकिन तुम्हारे पिता ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने पूरे राज्य को कर्ज में डुबो दिया, यहाँ तक कि आसपास के ग्रहों पर मौजूद हमारी फैक्ट्रियों पर भी हमारा कंट्रोल नहीं रहा। राज्य इतना कर्ज में डूब चुका है कि उसे चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए वो सारा बोझ तुम पर डालकर यहाँ से भाग गए। ये सुनकर लियांग को फिर से जिंदगी का जोरदार झटका लगता है। दूसरी तरफ किंगडम के एक बार में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि इस राज्य का नया लॉर्ड एक छोटा सा बच्चा है। मुझे ये किंगडम बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछली बार हमारे लॉर्ड ने बिना वजह हमें तबाह कर दिया था, टैक्स की बारिश कर दी थी और हमारी हालत खराब कर दी थी। यहाँ लियांग अभी भी सदमे में होता है। वो बटलर से कहता है कि क्या मुझे सिर्फ इसलिए पैदा किया गया था ताकि वो अपना बोझ मुझ पर डाल सकें। बटलर चुपचाप हाँ में सिर हिला देता है। लियांग कहता है कि ये सब उसके पिछले जन्म में भी हुआ था और इस जन्म में भी हो रहा है, लेकिन इस बार वो सब कुछ ठीक करेगा। वो अपनी पूरी जिंदगी इस नई जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा देगा। वो कहता है कि पिछली बार उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन इस बार कोई है जो उसे समझता है। वो खुद को सहारा देने के लिए कुछ नियम बनाता है। पहले वो कहता है कि तुम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फिर अचानक वो रुकता है और सोचता है कि मैं दूसरों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। वो नियम बदल देता है और कहता है कि पहला नियम ये है कि तुम मुझे कभी नुकसान नहीं होने दोगे। दूसरा नियम ये है कि तुम मेरी हर बात मानोगे, अगर वो पहले नियम के खिलाफ न हो। तीसरा नियम ये है कि तुम खुद को नुकसान नहीं होने दोगे, अगर पहला और दूसरा नियम न टूटे। फिर वो उलझता जाता है, नियम बदलता जाता है, एक के बाद एक नए नियम जोड़ता जाता है, जैसे उसका दिमाग खुद से ही लड़ रहा हो, जैसे वो खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश में पागल होता जा रहा हो। इसी बीच लियांग की दिलचस्पी बढ़ने लगती है। वो अमेगी से पूछता है कि क्या वो बैटलशिप सूट ट्राई कर सकता है। अमेगी कहती है कि हाँ, वो इसे इस्तेमाल कर सकता है और उसके लिए बैटलशिप तैयार करती है। अमेगी समझाती है कि इसे चलाने के लिए बस बेसिक मूव्स करने होते हैं और दिमाग से सोचने पर ज़्यादातर चीज़ें अपने आप काम करती हैं। लियांग थोड़ा सा हिलता है और सूट आगे बढ़ने लगता है। लियांग हैरानी से कहता है कि मैं इसमें लड़ भी सकता हूँ। अमेगी एक कमांडर को उसके सामने खड़ा करती है ताकि वो उससे फाइट करे। लियांग हमला करता है, लेकिन एक ही वार में वो गिर जाता है और हार मान लेता है। उसकी एक्टिंग इतनी खराब होती है कि लियांग गुस्से में कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझे पता है तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई। अगर ऐसा दोबारा किया तो बहुत बुरा होगा। दोबारा लड़ाई होती है, कमांडर पूरी ताकत में होता है, लेकिन जैसे ही लियांग हमला करता है वो फिर से गिर जाता है और हार जाता है। लियांग हैरान रह जाता है कि वो इतनी आसानी से हार गया। हमेगी कहती है कि ये होना ही था, क्योंकि वो एक सोल्जर है, उसके पास ज़्यादा अनुभव और विजुअलाइजेशन है। अगले दिन लियांग बहुत गुस्से में है। वो बटलर से कहता है, मुझे ऐसा कोच लगवा जो मुझे लड़ना सिखा सके। बटलर कहता है, तुम किंग हो, तुम्हें लड़ना क्यों सीखना है? लियांग कहता है, पिछले जन्म में मैं बहुत कमज़ोर था, सब मेरे खिलाफ थे और मैं इस जिंदगी में हारना नहीं चाहता।
अगले पल हमें एक स्वॉर्ड मैन दिखता है जिसका नाम मुसाशी है। वो फ्लैश का स्वॉर्ड मास्टर है और वो लियांग को लड़ना सिखाएगा। अमेगी कहती है, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कुछ सिखा पाएगा। लियांग कहता है, तुम सही हो सकती हो, लेकिन उसका कॉस्ट्यूम ऐसा है जैसे कोई समुराई, और ये लियांग के लिए काफ़ी है। अमेगी कहती है, वो हमें एक डेमो दे सकता है। मुसाशी मान जाता है और दोनों को जंगल के अंदर ले जाता है जहां लकड़ी के ढेर लगे हैं। मुसाशी कहता है, मैं ये सिर्फ एक बार दिखाऊंगा और जिंदगी में कभी नहीं। लियांग मान जाता है। यहाँ अमेगी सब रिकॉर्ड कर रही है। मुसाशी अपना मूव करता है और कुछ ही पल में सारे ढेर गिरने लगते हैं। लियांग बहुत खुश हो जाता है। अमेगी से कहता है, स्लो मोशन में कर। अमेगी वीडियो रिकॉर्ड करती है, स्लो मोशन में दिखाती, लेकिन कितना भी स्लो हो पता ही नहीं चलता कि मुसाशी ने तलवार निकाली भी या नहीं। लियांग बहुत खुश है। मुसाशी इतना तेज है कि अमेगी के कैमरे भी उसे कैच नहीं कर पाए। लियांग मुसाशी से कहता है, मुझे अपना शिष्य बना लो। मुसाशी लियांग को अपना शिष्य बनाने को तैयार हो जाता है। अब हमें रात का सीन दिखता है जहां मुसाशी सोचता है वो नहीं जानता। वो बहुत टिकटॉक देखता है। वो सोचता है कि उसने सारी लकड़ियां उकाट दी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। अब मैं उसे सिखाऊंगा और पैसे भी लूंगा। और ये सब वो भगवान कर रहा है जो लियांग को दुखी करना चाहता है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस क्रिस्टियाना दिखती है जो पायरेट से मिलने जा रही है। ये गंजा आदमी प्रिंसेस को मीटिंग के लिए बुलाया है। गंजा कहता है, मुझे पता नहीं था तू इतनी बेवकूफ़ है, अकेली आ गई, अब तू बच नहीं पाएगी। प्रिंसेस डेविल को सूंघती है, कहती है, किसने कहा कि मैं अकेली आई हूँ? अगर तूने कुछ किया तो पूरा अलायंस तेरे जहाज पर अटैक कर देगा। लेकिन गंजे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी प्रिंसेस को खबर मिलती है, पायरेट्स ने हमारे होम प्लैनेट को घेर लिया है। प्रिंसेस टेंशन में है, कहती है, सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, फिर वो वहां कैसे पहुंच गए? गंजा कहता है, तेरी फोर्स के मेंबर लॉयल नहीं हैं। मैंने बस उन्हें थोड़े पैसे दिए और वो मेरे पास आ गए। प्रिंसेस और टेंशन में। पूरा अलायंस की फोर्स क्रिस्टियाना के जहाज को घेर लेती है। अब क्रिस्टियाना के पास कोई चारा नहीं, उसे गंजे की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ 3 साल हो गए लियांग प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अभी भी वो फ्लैश का तरीका नहीं सीख पाया। अब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अमेगी से पूछता है, क्या कोई और तरीका नहीं है सीखने का? अमेगी कहती है, मुझे फ्लैश के तरीके के बारे में कुछ नहीं पता, स्वॉर्ड फाइटिंग के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानती। लियांग कहता है, 3 साल हो गए प्रैक्टिस करते, लेकिन मुसाशी ने मुझे सिर्फ बेसिक्स सिखाए। अमेगी कहती है, तुम सही हो, लेकिन तुमने स्वॉर्ड फाइटिंग के बेसिक्स में मास्टरी हासिल कर ली है। तुम्हारा लेवल बहुत बढ़ गया है। लियांग कहता है, मुझे बेसिक्स नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसकी तारीफ लोग मेरे चारों तरफ करें। मुसाशी कहता है, ये जॉब बहुत अच्छी है, काश ये मेरी पूरी जिंदगी चलती रहे और मुझे ढेर सारे पैसे मिलते। फिर लियांग कहता है, मुझे फ्लैश का तरीका सीखना है, क्या तुम मुझे फिर से सिखा सकते हो? मुसाशी कहता है, मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ। लियांग कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुझे फ्लैश का तरीका सिर्फ एक बार सिखाऊंगा, लेकिन तूने फिर वही बात दोहराई। मैं जा रहा हूँ। लियांग मिन्नत करता है, माफ कर दो, मुझे मत छोड़ो। मुसाशी एक्टिंग करता है, कहता है, ख्याल रखना। लियांग चला जाता है। मुसाशी कहता है, ये बेवकूफ़ है, 3 साल हो गए लेकिन उसे शक भी नहीं हुआ। फिर लियांग चला जाता है। मुसाशी सोचता है, लियांग ने सब सुन लिया। लियांग कहता है, कल मुझे कुछ काम है, मैं लीव पर रहूंगा। मुसाशी कहता है, बच गया। ये गंजा प्रिंसेस क्रिस्टियाना को कैद कर लेता है। क्रिस्टियाना पूछती है, मेरे साथ क्या करने वाले हो? गंजा कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुझे कुछ फेंट्रो शीट्स दूंगा। क्रिस्टियाना कुछ समझ नहीं पाती। गंजा अपने दोस्तों से कहता है, क्रिस्टियाना के होम प्लैनेट पर निशाना साधो। क्रिस्टियाना समझ जाती है, ये गंजा उसका प्लैनेट तबाह करने वाला है। वो गिड़गिड़ाती है, मत करो ये, प्लीज। लेकिन गंजा नहीं सुनता और अपने दोस्तों को फायर करने का ऑर्डर देता है। और पल भर में क्रिस्टियाना का प्लैनेट तबाह हो जाता है। लियांग अभी भी टेंशन में है, उसे फ्लैश का स्वॉर्ड नहीं मिला।
लियांग अमेगी से अपने बिजनेस के बारे में पूछता है। अमेगी उससे कुछ चार्ट्स दिखाती है, कहती है प्रोडक्शन और गवर्नेंस बढ़ रहा है, लेकिन डेट अभी भी वैसा ही है। लियांग कहता है, अच्छा किया मैंने गवर्नेंस अमेगी को दे दिया। अमेगी कहती है, ग्रोथ रेट उम्मीद से कम है। वेलफेयर प्रोग्राम में भारी निवेश किया, लेकिन ग्रोथ रेट अभी भी 0 है। लियांग कहता है, मुझे सारे प्रोग्राम की रिपोर्ट्स दिखा। अमेगी रिपोर्ट्स दिखाती है। लियांग का पुराना अकाउंटेंट मोड ऑन हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अमेगी से कहता है, प्रोग्राम के इंचार्ज को मेरे सामने लाओ। कुछ देर बाद एक मेंढक जैसा चेहरा वाला आदमी आता है। वो लियांग से पूछता है, मुझे क्यों बुलाया मेरे लॉर्ड? लियांग कहता है, बताएगा क्या गलत किया या मैं जबरदस्ती करवाऊं? वो आदमी कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मासूम बनने की कोशिश करता है। लियांग कहता है, इनवॉइस मैनिपुलेशन? सीरियसली ब्रो, मैं अकाउंटेंट बैकग्राउंड से हूँ। तूने इनवॉइस में इतनी गड़बड़ की कि कोई और होता तो समझ भी नहीं पाता, लेकिन मैं पूरी तरह ट्रेंड हूँ। तूने प्रोग्राम के वेंडर भी बदल दिए। लियांग पूछता है, वेंडर क्यों बदला? वो कहता है, नया वेंडर बेहतर है। लियांग कहता है, हाँ, इसलिए सारा शिट टाइम वेस्ट हो रहा है। लियांग गुस्सा नहीं होता। वो सोचता है, मैं भी तो ईविल लॉर्ड बनना चाहता हूँ। शायद ये सब मेरे ईविल लॉर्ड बनने का हिस्सा हो सकता है। तभी अमेगी कहती है, इस आदमी पर हैरेसमेंट का केस था। लियांग कहता है, फिर भी वो जॉब पे कैसे हैं? वो आदमी कहता है, सारा इल्ज़ाम मेरे सबॉर्डिनेट पर था। लियांग अमेगी से पूछता है, क्या ये सच बोल रहा है? अमेगी कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि उस केस के बाद वो सबॉर्डिनेट मर गया। लियांग समझ जाता है कि वो कोई सबॉर्डिनेट नहीं, बल्कि एक पूरा आदमी है, एक असली मर्द। लियांग धीरे धीरे वो तलवार उस आदमी की ओर ले जाता है। दिल में आग भड़क रही है। उस आदमी को घबराहट काटने लगती है। मेरे लॉर्ड, सब तो यही कर रहे हैं। ये तो पूरा सिस्टम है यार। लियांग गुस्से से लाल हो जाता है, चिल्लाता है, अब तू मुझे सिस्टम सिखाएगा? अमेगी पीछे से चीखती है, मेरे लॉर्ड रुको, बस रुको। तभी वो आदमी अचानक फट पड़ता है, तू तो बच्चा है, तुझे पता ही नहीं ये दुनिया कैसे घूमती है। लियांग का गुस्सा आसमान छूने लगता है और वो उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर देता है। खून की धार बहने लगती है। मारने के बाद भी लियांग का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ता, आग और भड़क रही है। वो अमेगी से गरजता है, सारे सबॉर्डिनेट्स और वर्कर्स चेक करो, जो भी करप्ट निकले सबको खत्म कर डालो, सबको। ये लियांग का पहला कत्ल था। दिल धक धक कर रहा था। उसकी तलवार टूटने का नाम नहीं ले रही। पूरा शरीर जम सीमेंट हो गया था, कांप रहा था दर्द से। अमेगी धीरे धीरे प्यार से तलवार उसके हाथों से छीन लेती है। कहती है, अगर ऐसा किया ना तो कोई बचेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। लियांग उदास होकर पूछता है, अगर ऐसा है तो क्या करें, बताओ ना? अमेगी कहती है, चलो कुछ आर्टिफिशियल डोज बनाते हैं।